सबसे पहला ये है कि ब्रीड सिलेक्शन, आपने कौन सी ब्रीड लेके चलनी। और अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं, राजनपुरी बकरी कहते हैं, आप वो ब्रीड रख सकते हैं। ये देखना है कि आप किस जगह के ऊपर बकरियों को रखना चाह रहे हैं। तो आजकल मॉडर्न फार्मिंग है, ये एलिवेटेड फ्लोर्स के बगैर नहीं चल सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर वसीम मुनीर। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं या जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। तो उनको हम आज की वीडियो में ऐसे बुनियादी असूल बताएंगे जिन पे अमल करके वो गोट फार्मिंग को कामयाब बना सकते हैं। सर, जो नए फार्मर हैं उनका सबसे जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि वो गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं और कौन सी नस्ल जो है कि बकरियाँ रखें, बकरियाँ जो हैं वो गब्बन ख़रीदें या खाली ख़रीदें। तो ये सबसे पहला सवाल होता है उनका। तो इसके बारे में आप क्या बताएं? डॉक्टर साहब, उसमें इस तरह है कि गोट फार्मिंग के अंदर आप ये चीज़ देखें कि अगर तो आप अपने अपने इलाके के अंदर ये फार्मिंग करना चाह रहे हैं, फिर तो आपको उस इलाके के हिसाब से जो उसकी लोकल ब्रीड है ना, उसको लेके आगे चलना है। अच्छा, उसमें आपको पता है कि अगर आप साउथ की तरफ देख लें, जिसमें आप भावलपुर, भावलनगर और ये वाला एरिया देखें, तो इसमें माकी चीनी जो ब्रीड है ये बेहतरीन पल सकती है और फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रीड लेके चलते हैं आगे। और अगर आप इस साइड पे चले जाएं, जिसमें राजनपुर और ये लैया और ये वाले एरिया आ जाते हैं, यहाँ पे राजनपुर की जो ब्रीड है ये बहुत अच्छी इसकी प्रोग्रेस है और बड़ी अच्छी कामयाबी के साथ आगे चलती है। फिर आप फैसलाबाद और ये साहिवाल और उकाड़ा इस रीजन में आ जाएं तो आपके पास बीतल ब्रीड जो है वो बेहतरीन ब्रीड आपके पास है और उसको आप लेके आगे चल सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें छोड़ के मेरा ये मानना है कि अगर आप इस काम को शौक़ से करेंगे और इस काम को आप सिर्फ इस हद तक नहीं करेंगे कि ये नबियों का पेशा है और ये सुन्नत भी है, बेशक ये सुन्नत है, लेकिन इस काम की गहराई में आप जब तक नहीं जाएंगे तो ये आप कामयाबी बहुत मुश्किल है इसके अंदर। और उसकी मेन वजह ये है कि आपको किसी भी एनवायरनमेंट में कोई चीज़ भी पालने के लिए उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना है। फ़र्ज़ करें अगर आप राजनपुरी बकरी लाहौर में लाके पालना चाहते हैं तो यकीन माने ये डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ उसको वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देना है, जिस इन्वायरमेंट की वो आती है वो अगर आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। मैं जिसकी एग्जांपल देता हूँ, आज से 20-25 साल पहले जब ये इसकी पोल्ट्री की फार्मिंग हो रही थी जो कि रवायती बुनियाद के ऊपर कन्वेंशनल चल रही थी, तो एक बीमारी जो थी पूरे का पूरा फ्लॉक तबाह कर देती थी और इतनी मोर्टेलिटी थी कि लोग बहुत सारा नुकसान कर लेते थे। फिर हुआ ये कि कंट्रोल शेड्स आ गए, कंट्रोल एनवायरनमेंट आ गया और ये ब्रीड आगे चलना शुरू हुई और आज कोई शेड 10 लाख चूज़े का है, कोई 15 लाख चूज़े का है, तो ये माशाल्लाह चल रहा है। ये सेम केस हमें बकरियों के अंदर करना पड़ेगा। यानी कि आप राजनपुरी बकरी लाहौर में पाल सकते हैं, आप राजनपुरी बकरी साहिवाल में पाल सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको एनवायरनमेंट कंफर्टेबल देना पड़ेगा जिसकी वो आदी। तो इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। और मैं बकरियों की फार्मिंग में एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप रवायती बुनियाद के ऊपर रवायती तरीक़ेकार के मुतालिक लेके जा रहे हैं तो आप बहुत बड़े स्केल पे नहीं जा सकते। अच्छा, रवायती कामयाब क्यों हैं आज तक और इस बड़ी फार्मिंग ना होने की वजह यह है कि हम अभी कन्वेंशनली बुनियाद के ऊपर चल रहे हैं। तो रवायती इस वजह से है कि वहाँ पे लोग ग्रेजिंग करवाने के लिए ले जाते हैं। बकरियों का जो फ्लॉक है वो कोई 200 बकरी, कोई 250 बकरी किसी ने रखी हुई है, वो ले जाते हैं सुबह के टाइम और शाम में ले आते हैं और रास्ते में जो बकरी की फीड है वो एक किस्म से उसकी ज़ीरो कॉस्ट होती है। अच्छा, अब जब ज़ीरो कॉस्ट होती है तो उसके ऊपर जो मोर्टेलिटीज़ होती हैं ना वो एडजस्ट हो जाती हैं या वो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि जी ये हमारा जो बड़ा कामयाब सिस्टम चल रहा है रवायती बेस। लेकिन ये इसके मुख्तलिफ है। अगर आप सोचें कि जब आपने फार्मिंग बड़े स्केल पे करनी है तो आपने उनको जो इनपुट देना है, उनको फीड देनी है, उसकी एक कॉस्ट है और उस कॉस्ट के अगेंस्ट आपको किसी भी लिहाज से मोर्टेलिटी कबूल ही नहीं है। तो आपको जो सिस्टम बड़े लेवल पे लेके चलना है वो आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी इसकी। और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसके एलिवेटेड शेड्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ गोट फार्मिंग इम्पॉसिबल है। अगर आप इसको रवायती बुनियाद पे बड़े स्केल पे लेके जाना चाहें तो ये हो नहीं सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें यह है कि आपने जिस तरह के बताया कि इसके 5 से 6 असूल हैं फार्मिंग के, बकरियां पालने के, तो उसमें से सबसे
पहला जो लोग भी पूछते हैं वो सबसे पहला ये है कि ब्रीड सिलेक्शन, आपने कौन सी ब्रीड लेके चलनी है। अब मैं उसमें ये कहता हूँ कि अगर तो आपका बिल्कुल स्टार्टअप है, आप कोई काम बिल्कुल नए सिरे से नया काम कर रहे हैं और बकरियाँ पालने का शौक़ रख रहे हैं और स्टार्ट में थोड़ी बकरियाँ रख रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जिस इलाके में आप ये काम कर रहे हैं उस इलाके की ब्रीड को लेके चलें। लाइक अगर लाहौर, उकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, फैसलाबाद, आप इस एरिए में कोई फार्म अपना बनाना चाह रहे हैं, बकरियां पालना चाह रहे हैं, तो आप फैसलाबाद की जो ब्रीड है या बीतल ब्रीड जिसको कहते हैं, आप उसको लायलपुरी बीतल जिसको कहते हैं वो लेके चल सकते हैं। फिर आप अगर चले जाएं भावलपुर, भावलनगर के एरिए के अंदर अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आप माकी चीनी ब्रीड को लेके चल सकते हैं। और अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं तो आप नुकरी, जिसको हम राजनपुरी बकरी कहते हैं, जिसको सफ़ेद नुकरी कहा जाता है, आप वो ब्रीड रख सकते हैं। तो स्टार्टअप के लिए जो है ये जिस एरिया के अंदर आप बैठे हैं उस एरिया की ब्रीड को लेके चलें। लेकिन जब आप एक मैच्योर फार्मर बन जाएं और आपको एक टाइम लग जाए और आप उस टाइम में बहुत कुछ गेन हासिल कर लें, मोर्टेलिटीज़ पे कंट्रोल कर लें, तो फिर आप कोई भी ब्रीड कहीं पे भी पाल सकते हैं। तो फिर उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लाहौर में भी राजनपुरी बकरी को पाल सकते हैं और उसको ईद पे भी बेच सकते हैं और वो बेहतरीन पलेगी। दूसरा पॉइंट ये है, जो दूसरा मेन पर्पज़ ये है कि पहले फार्मर को पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पज़ के लिए जो है ये काम करने जा रहा हूँ। अगर तो उसका मकसद है कि उसने दूध के ऊपर काम करना और बकरियों का दूध बेचना है, तो उसको लायलपुरी बीतल के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मैक्सिमम आउटपुट उसको उस नस्ल में से मिलेगी। अगर वो गोश्त के ऊपर जाना चाह रहा है तो उसको टेडी बकरी जो है वो रखनी पड़ेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दे और वो उसका जो गोश्त जल्दी से जल्दी तैयार हो और वो गोश्त के लिए काम कर सके। और अगर वो ईद के लिए जाना चाहता है और ईद चैप्टर को वो सामने रखा हुआ उसने, तो वो माकी चीनी और राजनपुरी बकरियों को पाल सकता है, जिसका मैक्सिमम गेन उसको ईद के ऊपर मिलेगा। तो मकसद पहले वाजे करे और फिर उस हिसाब से उस ब्रीड को लेके वो आगे चले। तीसरा जो बुनियादी इसका स्टेप है उसमें ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस जगह के ऊपर बकरियों को रखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये है कि हर बंदे का अपना एक सर्कल है, किसी का वो स्मॉल लेवल है, वो थोड़े लेवल से लेके काम को चलना चाहता है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि अगर छप्पर भी हो उसके पास, लेकिन वो फुली कवर्ड हो, सर्दियों और गर्मियों से वो बकरियों को बचा सके, तो उस पे ले जाए। अब आप दूसरे जगहों के जहाँ पे आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ शायद आपके पास स्पेस ज़्यादा होती है और आपके पास एकड़ जो हैं वो अवेलेबल होते हैं इनकी ग्रेजिंग के लिए, तो आप एलिवेटेड पे ना जाएं, आप उनको ग्रेजिंग पे ले जाएं। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग जो है वो एलिवेटेड के बगैर पॉसिबल नहीं है। अब आपको पता है जो जगह हैं ये बहुत महंगी हो गई हैं। आज से कुछ साल पहले एकड़ का रेट बहुत थोड़ा था, अब 1 एकड़ का रेट बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो 1 एकड़ में या किसी जगह को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हम उसे मैक्सिमम गेन निकाल सकें। तो मॉडर्न फार्मिंग जो है उसके लिए एलिवेटेड फ्लोर हो, और एलिवेटेड फ्लोर में भी अगर किसी के पास लकड़ी अवेलेबल हो तो वो लकड़ी का एलिवेटेड फ्लोर लगा ले, और किसी के पास फाइनेंस हो और वो वन टाइम काम करना चाहता है तो वो प्लास्टिक फ्लोरिंग जिस तरह की आपने देखी हमने लगाई है, इस प्लास्टिक फ्लोरिंग के ऊपर बकरियों को पाल सकता है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है हाउसिंग, यानी कि आपने बकरियों को किस तरह रखना है। तो उसमें ये है कि डॉक्टर साहब जो आजकल मॉडर्न फार्मिंग है ये एलिवेटेड फ्लोर्स के बगैर नहीं चल सकती जी। इसको आपको एलिवेटेड करना है, और उसकी मेन वजह ये है कि जो बकरियों का अपना यूरिन और पेशाब है और इसकी अमोनिया गैस है, उसको बकरियों को इनहेल होने से बचाना है, क्योंकि जब वो इनहेल करती हैं तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो डैमेज होता है और बकरियां कमज़ोर होती रहती हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग जो है वो एलिवेटेड फ्लोर्स के ऊपर ही मौजूद है और इसमें हम मोर्टेलिटी से बचा जा सकता है। इसमें चौथा पॉइंट जो है वो डॉक्टर साहब इनकी वैक्सीनेशन है, और मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट इसको रोल कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि किसी भी बीमारी की आउटब्रेक से बचने के लिए आपको प्रॉपर अपने एनिमल को वैक्सीनेटेड करवाना है। तो 3 किस्म की बेसिक वैक्सीनेशंस हैं जो कि हमने बकरियों को करवानी है। एक इनमें ETV है, एक CCPP है और एक PPR है। तो ये 3 किस्म की वैक्सीनेशंस जो हैं ये आपने अपनी बकरियों को करवाएं।
और इसको लगातार इसको फॉलोअप में रखें तो आपकी जो मोर्टेलिटी है वो कम से कम होगी। और इसकी जो वीडियोस हैं वो हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है वैक्सीनेशन के हवाले से, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर हमने डिटेल से बताई हैं। और पांचवा पॉइंट जो है वो डॉक्टर साहब इनकी फीडिंग है। फीडिंग जो है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और जिसने बकरियों का काम करना है उसको पूरी ग्रिप होनी चाहिए इस फीडिंग के मामले के ऊपर, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि जो पट है उसको कितना आपने फीड करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें उसकी फीडिंग में होनी चाहिए। आपने उसको ग्रीन फॉडर कितना देना है, उसको ड्राई मैटर कितना देना है, उसको हर किस्म की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में उसको पूरी नो हाउ होनी चाहिए। तो फीडिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बकरियों की फार्मिंग में और उनके आने वाले बच्चों के मामलात को। छठा पॉइंट जो डॉक्टर साहब है वो बेसिकली ओल्ड फार्मर्स के लिए, जो कि बेसिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि एक ब्रीडर जो बकरा हमारा है वो उसको कंटिन्यूसली उससे ब्रीडिंग करवाते हैं। ये प्रोसेस अब कामयाब ही नहीं है, क्योंकि जब एक बकरा मुसलसल ब्रीडिंग के प्रोसेस से गुजरता है तो जो आने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, और इस वजह से 2 से 3 साल मैक्सिमम एक बकरे से ब्रीडिंग करवाई जाए और फिर नया बकरा ऐड किया जाए, नया ब्लड ऐड किया जाए, जिसकी वजह से जो आने वाले बच्चे हैं वो सेहतमंद हों और वो तंदुरुस्त हों। और डॉक्टर साहब सातवां और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है और या जो रोल है वो ये है कि मैनेजमेंट आपकी कैसी है। डॉक्टर साहब इसमें मैं मशवरा देता हूँ कि अगर किसी ने ये काम शौक़ से नहीं करना और अच्छी मैनेजमेंट से नहीं करना तो वो काम को ना करें। उसकी वजह ये है कि ये इतना बड़ा फैक्टर है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बकरी जो है वो उसकी फ़ीड रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आपने किस तरीके से फ़ीड करना है, कितने टाइम फ़ीड करना है, फिर उसका पानी कैसा होना चाहिए, फिर उसको पानी कितनी दफ़ा साफ़ मिलना चाहिए, फिर सफाई का निज़ाम क्या होना चाहिए, फिर आपकी अपनी जो सफाई है और आप जरासीम के साथ उसके साथ इंगेज ना हो वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस फार्मिंग में। आपने किसी जानवर, बीमार जानवर को अगर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपने उस जानवर को अलहदा रखना है, और जानवर से उस जानवर की जब आप वैक्सीनेशन या आपको ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपने वापस जो है वो उसी तरीके से आके सेहतमंद बकरियों के अंदर एंटर नहीं होना। तो ये डॉक्टर साहब एक कंप्लीट एक कह लें कि आप एक बहुत बड़ी साइंस है जिसके थ्रू आप इस फार्मिंग को बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। वरना 10, 12, 15 बकरियां रखना तो कोई कमाल नहीं है, वो तो डॉक्टर साहब रखी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप बात करें 200 से लेकर 1000 बकरी तक और 1000 बकरे तक, तो ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल इसके अंदर होनी चाहिए। आप अपने बंदों को ट्रेन करें, उनको सिखाएं, उनको पूरे तरीके से इंगेज करें और फिर वो अपनी अच्छी मैनेजमेंट से इस मामले को आगे लेके चल सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, उसामा वान साहब ने आज बहुत अच्छी डिस्कशन की और बकरियों की जो कामयाबी के सुनहरी असूल हैं वो बताए हैं। उम्मीद है आप इन असूल को सीख के इन पर अमल करके अपने जो फार्म है उसको मुनाफा बख्श बना सकेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें।